हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए ईएसबीएम का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस यूनिट का, बिकॉज एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। तो देखो कितने तरीके की फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप होती हैं, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो देखो फर्स्ट क्या है, हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, शायद आपने 12th में 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बारे में। तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, देन सेकंड है देखो पार्टनरशिप। ठीक है, सेकंड जो है वो पार्टनरशिप है, एंड देन थर्ड जो है वो आप देख लो जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड देन फोर्थ जो टाइप है वो कोऑपरेटिव एंटरप्राइज है। ठीक है, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। एंड देन लास्ट जो है वो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इतने तरीके की जो फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप होती है। ठीक है, तो हम सभी को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कस करते हैं और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले उठा लो सोल प्रोप्राइटरशिप और एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखो जो सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन लिखनी है। तो जेएल हैंसन को, जेएल हैंसन की एक डेफिनेशन है, 100% आपको एक डेफिनेशन कोट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं और साथ में आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ तो आप इसको लिख सकते हो। तो देखो फर्स्ट जो है अ टाइप ऑफ बिजनेस, पहले मैं लिख देता हूँ, इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट, अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट where one person is solely responsible for providing the capital for the capital for bearing the risk of the enterprise and for the management of the business। देखो बहुत लंबी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और आप थक गए होंगे लिखते लिखते। तो चलो देखते हैं, बेसिकली कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है। तो देखो सोल का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, या ओनली। तो सिंगल ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। और ये बेसिकली जो हम सोचते हैं तो ये छोटी छोटी जो फार्म्स होती हैं या छोटी दुकान हमने रख ली, रिटेल स्टोर्स, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें सक्सेस हैं। तो देखो इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है, अ सोल टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ वन पर्सन, ठीक है, अ सिंगल पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, मतलब वही सारे डिसीजंस लेता है, एक ही बंदा बैठता है वहाँ पर, एक ही ओनर होता है, जो अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी उसको तो वो खुद कैपिटल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है,
सारे लॉस को बियर करता है। अगर मान लो रिस्क होता है, किसी तरीके का रिस्क हुआ तो उसको सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सारे डिसीजंस वही ले रहा है, ठीक है। तो वो फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट है तो वो अपने पास अकेला गेन करेगा, लॉस हो रहा है तो भी उसे ही बियर करना है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise means organization, for the management of the बिजनेस। समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये होता है कि सिंगल ओनर होता है, सोली रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसी भी एक्शन एंड डिसीजंस को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल में आप अपने यहाँ की छोटी सी दुकान ही ले सकते हो जो रिटेल स्टोर्स होते हैं। तो इसके देखो कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं क्या होते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो फीचर्स आप की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला फीचर जो होता है वो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। क्या होता है? इंडिविजुअल ओनरशिप, ठीक है। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब समझते हो ना, यहाँ पर सिर्फ सिंगल ओनर होता है, सारे डिसीजंस खुद लेता है, ठीक है। तो और ये किसी से कोई भी डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, सारे कैपिटल को यही लगाता है, रिस्क यही बियर करता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो सारी चीज़ें यही है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ओनरशिप होती है इसकी, एंड देन रिस्क बियरिंग होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंगल ओनर है तो अगर नुकसान होगा तो भी किसको बियर करना है? सिंगल ओनर ही है, ठीक है। तो उसी सोल पर्सन को ही रिस्क बियर करना होगा, ठीक है। और देखो इसमें नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब समझते हो? वही बताता हूँ, देखो नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट और ओनर अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। और ओनर भी वही है और मैनेजमेंट भी वही संभाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल ही जो पर्सन होता है वही सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है, और वही कंपनी भी, मतलब नॉट अ कंपनी, बेसिकली वही अकेला जो बंदा है वही सब कुछ है उसके लिए, ठीक है। वो दुकान भी जानी जाएगी तो उसी नाम से जानी जाएगी, उसी के पर्टिकुलर नाम से जानी जाएगी, और सारे डिसीजंस, मैनेजरियल डिसीजंस वही लेगा अपने, मतलब अकाउंट का काम भी वही कर रहा है, फाइनेंस का काम भी वही कर रहा है, तो सारे डिसीजंस वही वो यहाँ पर लेता है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। इसके बाद समझो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझो क्या होता है कि अगर उस बंदे ने, जिसकी भी रिटेल स्टोर है या जो भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो अगर उसने अपना बिजनेस खोल रखा है, समझ रहे हो, अगर उसने अपना बिजनेस खोला और उसकी वजह से उसने कहीं से लोन लिया किसी बैंक से, ठीक है। तो अगर वो अपनी प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली अगर वो लोन नहीं दे पाता बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, वो एलिजिबल होगा बैंक के उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड देन बहुत लीस्ट जो होती है लीगल फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है। लीस्ट लीगल फॉर्मेशन, ठीक है। इसको कोई भी कभी भी स्टार्ट कर सकता है और कभी बंद कर सकता है, इसमें आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। एंड देन इसके बाद देखो, बस इसमें इतना ही था, फीचर्स आप इतने लिख देते हो तो सफिशेंट अमाउंट में ये आपके लिए जो है वो फीचर्स हो जाते हैं। तो इसके कुछ हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो अगर हम देखो एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, और एग्ज़ाम्स में ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेज देखो, इजी टू फॉर्म, मतलब इजी टू फॉर्म, इसको स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ना तो इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती, ना कोई कैपिटल ज़्यादा लगती, ठीक है। ना आपको कहीं जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप जाके आराम से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो इट इज़ ईजी टू फॉर्म, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, ठीक है। डायरेक्ट मोटिवेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब समझो
कि सॉरी यहाँ पे देख लेना, यहाँ मोटिवेशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब समझो कि अगर कोई भी प्रॉफिट होता है ना, कोई भी अगर प्रॉफिट होता है उसको, इंडिविजुअल बंदे को जो बना चला रहा है बिजनेस को, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट सारा प्रॉफिट उसी के पास आता है, ठीक है। और लॉस होता है तो वो भी जानते हो कि लॉस हो सकता है, बट एक तरीके से एडवांटेज है कि जितना फ़ायदा होगा वो सारा कितना उसी के पास आता है, ठीक है। तो ये एक है। इसके बाद देखो फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब समझो, अगर वो आज कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसको लगता है कि ये काम नहीं चल रहा, तो उसने उसको बंद करके दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, उसके पास जगह है और ज़्यादा अमाउंट में उसने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो वो क्या कर सकता है, रिस्क ले सकता है और अपने डिसीजंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है एज़ पर देयर द सिचुएशंस। बहुत आसान होता है एक सोल प्रोप्राइटर को अपने डिसीजंस को चेंज करने में, ठीक है। और इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो हाई सीक्रेसी रहती है, ठीक है। हाई सीक्रेसी का मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, हाई सीक्रेसी, हाई सीक्रेसी का मतलब समझो क्या होता है, हाई कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फॉर्मेशन होती है। समझो कि अगर उसको कोई भी चीज़ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितनी चीज़ उसे ऑर्डर करनी है, ठीक है, उसको किसी को भी ये बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बात समझ रहे हो ना। तो इसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तक रहती है, एंड देन इसके पास किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके बारे में। इसके बाद देखो इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इंडिपेंडेंट कंट्रोल मतलब सारा कंट्रोल उसी के पास है, ठीक है, बाकी कोई उससे अलावा डिसीज़न नहीं ले सकता उसके बगैर, ठीक है। जो लेगा डिसीज़न वो खुद ही लेता है। तो इसमें जो होता है वो इंडिपेंडेंट डिसीज़न या इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है, टोटली कंट्रोल होता है। एंड इसके बाद वो जो होता है वो पर्सनल टच में रहता है, ये पॉइंट एक डाल सकते हो आप, ठीक है, पर्सनल टच में रहता है, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पर्सनल टच बिकॉज ये डायरेक्टली किससे डील करता है, कस्टमर से डील करता है, तो जो कस्टमर चाहता है उसी बेसिस पे ये वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकता है। तो सोल प्रोप्राइटर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अगर देखा जाए तो, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। अब आप जानते हो कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या होते हैं। अब आपको मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे डायग्राम बना के इसके बाद इन सारे पॉइंट्स को इलेबोरेट करने हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें है क्या। अब आप पढ़ोगे ना तो आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो क्या है, अगर डिसएडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटर की बात करूं तो भाई सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। लिमिटेड फंड होता है, क्या होता है, लिमिटेड फंड। अब एक ही तो बंदा काम कर रहा है यार, उसके पास जितना पैसा होगा वो उतना ही पैसा लगा सकता है, कोई दूसरा बंदा उसके पास पैसे लगाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो सोली रिस्पॉन्सिबल है, उसकी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होता, तो कोई बैंक उसे इतना जल्दी लोन भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके जेब में जितना पैसा रहेगा वो उतने ही पैसे को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ये बात समझ लेना। तो जिस लिमिटेड फंड्स होते हैं इसमें। इसके बाद देखो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, समझो क्या होता है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब ज़रूरी तो ये नहीं है कि जो एक सिंगल बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप खोल रहा है वो हर डिपार्टमेंट पे स्पेशलाइज्ड हो। क्या अगर मान लो वो उसने एमबीए, ज़रूरी थोड़ी है कि वो एमबीए करके बैठा हुआ है, ठीक है, और एमबीए चलो मान लो कर भी लिया तो किसी न किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही तो वो स्पेशलाइज कर सकता है। क्या वो हर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है, किसी एक फील्ड में वो स्पेशलाइज हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, बट हर डिपार्टमेंट में उसके पास नहीं होती। एक सबसे बड़ी और ड्रॉबैक क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझो क्या होता है, अगर सपोज करो बिजनेस में क्या हो गया, लॉस, ठीक है, उसने लोन ले रखा था और अचानक से हो गया लॉस। अब वो रिकवर कैसे करेगा, उस पैसे को कैसे वो पेमेंट करेगा, बैंक्स को नहीं कर पाया तो बैंक जो है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या कर देगी, सील कर देगी, और सेल करने के बाद सारा रिकवर कर लेगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज नहीं होता है, डिसएडवांटेज होता है। समझ आई ना बात। तो चलो इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या है, लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी की बात कर लेते हैं। तो देखो लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी में क्या है भाई, सपोज करो क्योंकि यहाँ पर कौन है, एक ही ओनर है, ठीक है, वही संभाल रहा है, सोली रिस्पॉन्सिबल है। तो इफ इन केस अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसको चलाने वाला अगर कोई भी नहीं है ना, मान लो अगर वही है चलाने वाला, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, टोटली बंद हो जाएगा। तो लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है यहाँ पर। और इसके बाद लेस, नेक्स्ट पॉइंट जो बात कर लेते हैं तो लेस स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन का भी स्कोप जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि भाई देखो सिंगल ओनर है, उसके पास लिमिटेड फंड्स हैं, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, और बोला जाए तो लैक ऑफ मैनेजरियल पावर भी होती है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हो, लैक ऑफ मैनेजरियल पावर, ठीक है। तो अगर इसके पास मैनेजरियल पावर भी लो है, ठीक है, और तो अगर ये सारी चीज़ों की कमी है तो वो क्या एक्सपेंड तो करने की सोच ही नहीं सकता, वो मार्केट में बस इतना कमा ले कि वो अपना बेसिक नेसेसिटी खर्चा निकाले। बात समझ आ रही है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एग्ज़ाम में इससे चीज़ बाहर नहीं आती। अगर एक और छोटी सी बात कर लें तो और क्या हो सकता है कि अगर मैं सुटेबिलिटी की बात करूं तो बहुत आसान होता है इसको चलाना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं, वेयर लिमिटेड रिस्क आर इन्वॉल्व, ठीक है, क्योंकि भाई जब ज़्यादा पैसा ही नहीं लगाएगा तो रिस्क भी तो उतना ही रहेगा। देखो अनलिमिटेड रिस्क तो है, बट जब जितना पैसा लगाएगा उसी बेसिस पे उसको रिस्क अगर ख़राब होता है। और अगर दूसरी बात कर लूँ तो स्मॉल कैपिटल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और क्या सूटेबिलिटी हो सकती है भाई, इसमें तुम लिख सकते हो क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकता है, बहुत जल्दी वो डिसीजन ले सकता है, किसी के पास जाने की नहीं है। और क्या सूटेबिलिटी हो सकती है कि भाई कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज देखो सीसीएस की जो एग्जामिनेशन डिटेल्स हैं, सारी न्यूज़ हैं, वो मैं यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। एंड देन मोस्ट प्रोबेबली जो बीबीए की क्लासेस जो लेक्चर्स हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए ख़त्म करते हैं।